नमस्कार दोस्तों। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया राजभाषा के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, एग्ज़ाम संडे परसों है, तो राजभाषा पे एक छोटा-सा वीडियो मैं बना चुका हूं। लेकिन जब तक क्वेश्चन आंसर ना हो, आपका काम पूरा नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आंसर जो उस दिन राजभाषा में नवनीत जी ने जो आपको समझाया था, उन्हीं से मैंने एक पेपर लिया है, क्वेश्चन सॉल्व भी उन्होंने किया है। मैं ज़्यादा डीप में गया हूँ नहीं, तो उन्होंने जो मुझे पेपर दिया है, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं ज़्यादा टाइम ना लेके फटाफट करता हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? इजी क्वेश्चन है। राजभाषा हिंदी है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा हिंदी की लिपि है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। हिंदी जहाँ भी आती है तो हिंदी की जो लिपि, हम देवनागरी पढ़ रहे हैं कई सालों से, जो नए लोग उनको बता दूं मैं, देवनागरी लिपि होती है हिंदी में। द इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद जनरली लगता है वो अनुच्छेद 343 एक ब्रैकेट में ये लगेगा, अब इसको याद रखिएगा। तो इसमें ब आंसर हो जाएगा। चौथा है, संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का रूप कौन सा होगा? तो जो संघ की जो शासन काल में जो हम यूज करते हैं, तो अंकों का प्रयोग तो जनरली अपन जल्दी में इसको हिंदी भारतीय रूप ना दे दें, तो भारतीय रूप के जो अंक होते हैं वो समझना मुश्किल है। तो इसमें इन्होंने, अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप जो हम जो इसमें भी जो लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे जो 1 2 3 क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ये अंग्रेजी रूप है। तो इसी को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप है, तो इसी को ही ये निर्णय किया कि यही रहेगा। तो इससे हमको इजी रहता है, नहीं तो हिंदी वाला होता है थोड़ा सा दिक्कत होती। और इसमें ब आंसर हो जाएगा। संसद में भारत के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? तो भाग 17 जो है काफी आगे भी आएगा कई इश्यूज में, जो हिंदी से संबंधित जो इश्यूज हैं सारे भाग 17 में है संविधान के। मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। भाग 17 अच्छे से आप थोड़ा समझ लीजिए, मतलब याद कर लीजिए भाग 17 हिंदी के कंसर्न में। तो इसमें पूछा है कि संसद में भारत के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? 14 सितंबर 1949, 1949। ब आंसर इसमें हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 को 1963 कब पारित हुआ? 63 तो अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ, और आंसर इसमें हो जाएगा। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? मैंने जैसा बताया कि भाग 17 ये राजनीति संबंधित है, भाग 17 का ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चन में आंसर भाग 17 है। राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने भागों में बांटा गया है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। अपना जो राजभाषा नियम 1976 में, उसमें बताया कि 3 भाग है, क ख ग। तो 3 भाग में बांटा है, इसमें स आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य क क्षेत्र में आता है? तो क क्षेत्र में जनरली वो भाषा राज्य आते हैं जिसमें हिंदी जनरली बोली जाती है हिंदी, तो वो आ जाएगा, इसमें राजस्थान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में आता है, जो हिंदी तो नहीं है लेकिन हिंदी के आसपास जैसे हैं, जहाँ हिंदी भी समझी जाती है? तो उसमें हमारे ये आ जाएगा इसमें आंसर, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज अलग है, गुजराती, मराठी, इस तरह की, लेकिन हिंदी भी वहाँ लोग समझ लेते हैं, तो ख क्षेत्र में वो आते हैं। 11 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में आता है? ग क्षेत्र बिल्कुल साउथ इंडियन मैक्सिमम जो आते हैं उसमें ग क्षेत्र में आते हैं, उसमें आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा इसमें। 12वां, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये बता दूं आपको। नागालैंड की राजभाषा क्या है? नागालैंड की राजभाषा जो है इसमें अंग्रेजी है, इसका आंसर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो धारा 3(3) वो है जिसमें कुछ जो पत्र हैं वो द्विभाषी जारी होना जरूरी है, जैसे संकल्प, जो भी नोटिफिकेशन है, इस तरह की कार्यालय आदेश, इस तरह के करीब 16 शायद आइटम है जिसमें जो कि द्विभाषी होना जरूरी है। तो ये धारा 3 जो है हमारा 26 जनवरी 1965 को से प्रभावी हुआ। 15, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? इसमें पहला है केंद्रीय हिंदी समिति, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यालय समिति, संसदीय राजभाषा समिति, और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें स आंसर हो जाएगा, संसदीय राजभाषा समिति। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से लेके 351 संविधान की किस भाग में है? मैंने जैसे भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि
भाग 17 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी भाग 17 में ही है और हमारा सही हो जाएगा। ब में भाग 5, भाग 6 इनमें से कोई नहीं। तो भाग 17 जो है हमारे संविधान का जो है हिंदी से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं वो भाग 17 में है, तो ज़रा भाग 17 याद रख लीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो बनाने के बाद फिर आपको भाग 17 अच्छे से याद हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 63 की धारा 1960 धारा 7 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी के प्रयोग से, उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी के प्रयोग से, राष्ट्रपति द्वारा आख्यापित आदेशों में इनमें से कोई नहीं। तो ये बता दूं, धारा 7 जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी है। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जो डिसीजंस ऑर्डर पास होते हैं उसमें हिंदी का प्रयोग से संबंधित जो है वो धारा 7 में बताया हुआ है राजभाषा अधिनियम 1963 की तरफ। राजभाषा अधिनियम धारा 63 की 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये अपना तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, स में जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई, तो स हमारा जम्मू कश्मीर रहेगा इसमें आंसर। 1900 किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? ये पुराना पेपर था तो बता, लेकिन अभी मुझे बताया कि आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी, लेकिन बाद में उर्दू को भी घोषित किया गया, बना दिया। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था ये, और जम्मू कश्मीर जब से अभी यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, 5 भाषाओं को बताया गया मुझे कि जो है राजभाषा घोषित किया है, तो इसमें उर्दू भी एक है। तो अब इसमें आपके इस तरह का आंसर क्या बनाएंगे क्वेश्चन, तो इसमें बता दूं आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में ही उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राष्ट्रभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? पहली उप समिति अ है, ब है, दूसरी उप समिति, तीसरी और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी उप समिति जो है रेल मंत्रालय का निरीक्षण जो है करती है आपकी। रेल मंत्रालय में कोई भी इंस्पेक्शन करना है आपको तो संसदीय राजभाषा की जो दूसरी उप समिति होगी वो रेल मंत्रालय का निरीक्षण करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है? प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण, इनमें से सभी। तो इसमें से जो है इनमें सभी है हमारा इसमें आंसर। इसमें आप प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आपको कि ये एक लेटर निकला है गृह मंत्रालय से, तो उसके अनुसार प्राज्ञ, प्रबोध क्या होते हैं बता दूं आपको। तो इसमें थोड़ी सी बातें तो बताइए, प्रबोध क्या होता है? प्रबोध जो होती है, इसको परीक्षा पास करना है तो एग्जाम उसका मई में होता है। प्रबोध की जो डेफिनेशन बताइए, पात्रता जिसका हिंदी ज्ञान 5वीं कक्षा के स्तर से कम है, ऐसे सभी कर्मचारी अधिकारी प्रबोध परीक्षण के लिए पात्र हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा भाषी प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन जितने भी हैं हमारे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर हम ऐसा मानती है सरकार कि हम लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो अगर हमको लेना है प्रमोद में, तो हमारे को यह माना जाता है कि 5वीं स्तर से कम का ज्ञान है हमारा, तो ऐसे लोगों को प्रबोध परीक्षा देनी होती है। प्रवीण परीक्षा जो है यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है, जिसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, नेपाली, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी कर्मचारी जिसमें माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल होता है। प्रबोध जिनको नहीं होता है, जिनको प्रबोध पास कर लिया तो वो प्रवीण के लिए जा सकते हैं। और इसमें लगभग ख क्षेत्र वाले लोग आते हैं, और इसमें जनरली ग क्षेत्र वाले के लोग दिख रहे हैं, जो हल्का हल्का मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद प्राज्ञ परीक्षा जो होती है, यह उन सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, पश्तो और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है। तो अलग अलग लेवल जैसे मैंने बताया है, सबसे छोटा लेवल होता है 5वीं से कम, बिल्कुल प्राइमरी से भी नीचे, तो वो आता है प्रबोध। उसके बाद प्रवीण, फिर प्राज्ञ आता है। प्राज्ञ का मतलब 10वीं से कम वालों को हम प्राज्ञ मानते हैं। और उसके बाद लास्ट है हमारा पारंगत। पारंगत बिल्कुल हाईएस्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाईएस्ट हिंदी में जो लेवल है वो कौन सा है, वो पारंगत है। और लोएस्ट लेवल कौन सा है हिंदी में। और हमारे हिंदी जो जानते हैं, प्रबोध का नाम भी एक लोग शिशु होता है, उसको प्रवीण होता है, थोड़ा सा वो सीख लेता है तो प्रवीण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। तो हिंदी की शब्द को इस्तेमाल किया। तो पारंगत का मतलब है केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबंध अधीनस्थ कार्यालयों
केंद्र सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, उद्यमों, अभिकरणों, निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिंदी में कार्यक्षेत्र ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पास, मतलब ये हाई स्टेज का लेवल है। जब अगर आपने प्राज्ञ तक पास कर लिया है तो लास्ट में पारंगत का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। पारंगत मतलब आपको हिंदी अच्छे से आ गई है। उसके बाद इसमें कुछ और है, ये मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा। कुछ प्रशिक्षण वित्तीय प्रोत्साहन में बता दूं आपको। हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों को निर्धारित क्षमता पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए नियमानुसार एक वेतन वृद्धि मतलब एक इंक्रीमेंट मिलता है अगर आपने हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ परीक्षा पास कर ली है तो। ये एक पर्सनल पे टाइप का होता है, आपको एक वेतन वृद्धि मिलती है। प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किलोमीटर से अधिक जाने पर जाने आने का व्यय देय है, वो भी मिलता है, जाने का खर्चा मिलता है। और हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरा करने की अधोलिखित तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान समिति कार्यों द्वारा ही किया जाता है। तो ये आप प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा पारंगत, इसमें जब आप करते हैं प्रबोध में 70% या उससे अधिक लाते हैं तो आपको 1600 मिलते हैं। 60 से अधिक और 70 से कम है तो 800 रुपये। इस तरह के सभी परसेंटेज हैं, आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। और इसमें मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट है पारंगत जो है, 70% से अधिक लाया है तो आपको सीधा 10,000 रुपये आपको मिलता है इसमें। और पारंगत में 60 से 69 लाने के लिए 7,000 है। पारंगत में मतलब अमाउंट जो है सबसे ज्यादा पारंगत में दिया हुआ है, यानी कि जो अमाउंट है प्रबोध चूंकि आपका सबसे छोटा होता है 5वीं से कम, इसलिए उसकी अमाउंट कम है। उसके बाद प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत, यानी तीनों में। और जो क्वेश्चन बनेगा इसमें मिनिमम मैं देख रहा हूँ इसमें वो 55% से या से अधिक है, यानी मिनिमम आपको किसी भी प्रबोध प्राज्ञ परीक्षा जो यहाँ दिख रहा है 55 से कम में कोई आपको पुरस्कार मिलेगा। मतलब आपको ये पुरस्कार लेने हैं तो मिनिमम जो राशि है आपकी परसेंटेज लाने पड़ेंगे एग्जाम में, वो 55% लाने पड़ेंगे। 55 से अधिक अगर लाए परसेंटेज आप तो मिनिमम कोई भी अमाउंट जो मिलेगा, जो भी आपने प्रबोध प्राज्ञ प्रवीण या पारंगत परीक्षा किया, और मैक्सिमम आपको लेना है अमाउंट उस पर्टिकुलर प्रबोध प्राज्ञ का, तो आपको 70 एंड अबव लेके आते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको हाईएस्ट अवार्ड मिलेगा। ये आपको मैंने कहा थोड़ा सा मुझे मिला था, मैं आपको बता दूं। इसका इंग्लिश वर्जन भी शायद होगा, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें उसके लिए पूरा इंग्लिश वर्जन है। ये मैंने कहा एक को थोड़ा सा बता दूं। तो ये हमारा पाठ्यक्रम, तीनों ही पाठ्यक्रम हिंदी के हैं। केंद्रीय हिंदी, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके बता दूं, समिति के अध्यक्ष जनरली उस हेड जो भी पूछा जाएगा उसका हेड ही जनरली, मैंने जो मोटा मोटा समझ में आया, हेड होता है। तो चूंकि हमारे कैबिनेट के जो हेड जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो हिंदी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। और अगला क्वेश्चन 23वां, संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग की हिंदी प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है। संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा हिंदी सलाहकार समिति जो होती है वो उसकी समीक्षा करती है। 24वां क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ। ये गठन जो हुआ हमारा जनवरी 1976 में हुआ था राजभाषा समिति का गठन। अगला क्वेश्चन है राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य इसमें 20, 10, 30 और 15 लिखा हुआ है। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं राजभाषा संसदीय समिति में। कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, साइन बोर्ड की भाषा को की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो इसमें ऊपर हिंदी, नीचे अंग्रेजी, ऊपर अंग्रेजी नीचे हिंदी, सबसे ऊपर प्रादेशिक भाषा। इस तरह के मामले में जो केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, तो केंद्र सरकार के कार्यालय में बोला है ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में ही होना चाहिए, ऐसा बताया गया। असही है इसके अंदर। 27वां है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विदेश नहीं है, मतलब कौन सी भाषा शामिल नहीं है इसमें 8वीं अनुसूची में। तो एक तो बता दूं, हमारी जितनी भी भाषा हैं राजभाषा के तहत टोटल 22 भाषा हैं। अभी क्वेश्चन आगे शायद होगा वो। तो टोटल तो एक तो बता दूं 22 भाषाएं हैं, और जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में डाली गई, तो इस पर क्वेश्चन बनता है। तो 8वीं अनुसूची में जाता है, ये अच्छे से आप याद रख लीजिए। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से भोजपुरी भाषा नहीं है, सी सा बताया हुआ। 28वां क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तो ये तमिलनाडु राज्य पे लागू नहीं होते हैं। है तमिलनाडु, इस पे राज्य पे लागू नहीं होते हैं, बाकी पूरे देश पे लागू होते हैं। 29वां राजभाषा कार्यालय समिति की बैठकों में पीरियोडिसिटी क्या होती है, कितने इंटरवल में मीटिंग होगी हमारी राजभाषा कार्यालय समिति की। तो इसमें बताया हुआ है
12 महीने में एक बार, 6 महीने में, 3 महीने में और 1 महीने में। तो स आंसर सही है इसमें। 3 महीने में एक बार राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठक होगी, हर 3 महीने में एक बार होगी। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्र सरकार के लिपिकी कर्मचारियों के लिए अंतिम पाठ्यक्रम। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, पाठ्यक्रम प्रबोध स्टार्ट होगा, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। तो लास्ट जो अंतिम पाठ्यक्रम क्या होगा, ये मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। इसका द सही है, पारंगत। 31 से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिवक्त पीरियोडिसिटी क्या है? तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉरी, मैं आगे निकलता हूँ इसमें। अच्छा सॉरी, ये मैंने आपको शायद वो बताया था आपको, राजभाषा कार्यान्वयन समिति बताया, राजभाषा कार्यान्वयन, यह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक है। तो इसमें जो आंसर है आपका, ब आंसर है, 6 महीने में आ गई। तो जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है वो 3 महीने होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठक है वो हर 6 महीने में एक बार होती है। क्वेश्चन नंबर 32, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा का जो भी एनुअल जो प्रोग्राम होता है, हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑफ राजभाषा, कौन तैयार करता है? तो वही तैयार करेगा जिसके अधीन राजभाषा जो पूरा विभाग है वो कार्य करता है। तो मैं बताऊं, पूरा राजभाषा विभाग जो होता है, हमारे अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसमें गृह मंत्रालय जो आपका होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के अंदर ही राजभाषा का जो जो विभाग है वो कार्य करता है। जो उनके सर्वे सर्वा है वो होम मिनिस्टर होते हैं। तो चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो वार्षिक कार्यक्रम भी गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग ही करता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए जाने आश्वासनों को कानूनी रूप से देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधित किया? जो अहिंदी भाषी है, मतलब नॉन हिंदी जो एरियाज हैं, मतलब नॉन हिंदी जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती जो स्टेट्स हैं, उनको कहीं जब बना था राजभाषा अधिनियम की, उनके ऊपर प्रेशर नहीं किया जाए, उसको उनको सपोर्ट देने के लिए कि नहीं, आप अपने साथ रहिए, आप आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, उसके लिए उसको उसके लिए आश्वासन दिए गए थे स्वयं। जब राजभाषा अधिनियम बन गया था और जब उनको थोड़ा डाउट हुआ, तो उसमें एक संशोधन किया कि नहीं, हम आपके साथ कानूनी रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो जो संशोधन किया था वो 67 में किया था। 34वां रेलवे 1967 में किया था, ये बताता हूँ आपको। रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस भाषा क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? जो स्टेशन हमारे होते हैं, स्टेशन में एक बोर्ड होता है नाम, जैसे अहमदाबाद की बात करो तो अहमदाबाद, तो अहमदाबाद गुजराती, अहमदाबाद गुजरात में है तो ऑब्वियसली गुजराती, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषा में होता है। तो किस तरह से उसको लिखा जाएगा? तो इसमें ए में हिंदी प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी, बी में है अंग्रेजी प्रादेशिक भाषा हिंदी, और स में है प्रादेशिक भाषा हिंदी अंग्रेजी, और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा कोई भी स्टेशन जो होगा उसके ऊपर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी होगी, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, तो उस स्टेशन का नाम सबसे पहले लोकल लैंग्वेज में आएगा, फिर हिंदी में आएगा, फिर अंग्रेजी में आएगा। ये राजभाषा नियम के तहत आपको बताया गया है। तो इसमें स आंसर आ जाएगा। 35वां, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस रूप में तैयार किया जाएगा? कि जो आम जनता जो है उसमें स बताए, हिंदी अंग्रेजी, मतलब बाई लैंग्वेज में तैयार किया जाएगा फॉर्म जितने भी होंगे। क्वेश्चन 30 से, संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाए, यह किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद जो है हमारा, पार्लियामेंट में जो काम करना है हमारे को, जो भी पार्लियामेंट का वर्क होगा, उसको हिंदी या अंग्रेजी में किया जाना है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद ब, अनुच्छेद 120। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी। तो मैं बता दूं, केंद्र की जहाँ बात आ रही है, पार्लियामेंट जो है सेंटर में है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, तीसरी लैंग्वेज नहीं है। तो ये 120 में आ रहा। और राज्य में चूंकि राज्य की लोकल लैंग्वेज भी होगी, तो यहाँ पर बता दूं, राज्य की जो लोकल लैंग्वेज होती है विधानमंडल में, जो है आपका राज्य की जो काम होगा, वो राज्य की जो भाषा होगी राजभाषा, जो राजभाषा डिक्लेयर की होगी, उसमें यह हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 2 चीजें हैं समझने के लिए, मैं समझा दूं आपको कि संसद है, पार्लियामेंट ऊपर, तो ऊपर जब है तो हम जब बनते हैं नियम, तो पहले ऊपर वालों के लिए नियम बनेंगे, फिर नीचे वाले बनेंगे। तो इसलिए जो नियम की जब बात आएगी तो वो 120 है, 36, अनुच्छेद 120। और उसके बाद फिर बाद में जो नियम आएंगे वो स्टेट के लिए बनेंगे। तो आपका जो स्टेट जो छोटा होता है सेंट्रल से, केंद्र से स्टेट छोटा होता है, तो यहाँ आपका जस्ट उल्टा किया, 120 इसका 210, ये कंफ्यूज ना हो, समझाने के लिए बता दिया। 343 और 351 तो बिल्कुल अलग है। तो संसद में किस तरह, कौन सी भाषा में काम होगा हिंदी इंग्लिश में? तो संसद चूंकि बड़ी है तो हम वहां से करें, 120 में आएंगे। उसके बाद बाद में 120 के आगे हम गिनती करेंगे तो 210 बाद में आता है, तो फिर नीचे आएगा
विधान जो मंडल है वहां पे, तो विधानमंडल में 210 होता है, जिसका आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा। 38 है, संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किस अनुच्छेद से है? जो 8वीं अनुसूची, जिसमें मैंने आपको बताया सारी भाषाएं हैं कि 22 भाषाएं हैं उसके अंदर, किस अनुच्छेद में बताया है? इसका आंसर अभी दिया नहीं है, इसमें शायद मेरा रह गया है, तो मैं बाद में बताऊंगा, लिखना रह गया शायद, अभी देखा मैंने। 39 क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब बनाया गया है? तो राजभाषा नियम सबको मालूम है 76 में बनाया हमारा, ठीक है ना, तो ये द सही हो जाएगा इसमें। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भाग 17 से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन थे, हिंदी का जो पूरा डाला है उसको वही भाग 17 में डाला संविधान में। तो वो जो भाग 17 है उसमें कितने अनुच्छेद पूछा गया है? तो अनुच्छेद इसमें 9 अनुच्छेद हैं। और राजभाषा अधिनियम जो है हमारा 1963, देखिए राजभाषा नियम 76 जो है वो राजभाषा नियम है, और राजभाषा अधिनियम जब बोलेंगे तो वो 63 हो जाएगा। तो अधिनियम जो है 63 में कितनी धाराएं हैं? तो उसमें बताया है 9 धाराएं। तो संविधान के भाग 17 में भी 9 अनुच्छेद है, और इसमें अधिनियम में धाराएं भी 9 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 340 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई है? जब राजभाषा आयोग बन गया, सॉरी, जो अनुच्छेद आपका बना है इसमें, जो हमारा संविधान बना तो उसके तहत जो है राजभाषा आयोग की भी नियुक्ति की जानी थी, तो ये नियुक्ति की थी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अनुच्छेद के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया जाए है? जो हमारा 344 में किया था राजभाषा आयोग की, तो किस अनुच्छेद के अनुसरण में गठन किया गया? ये हमारा आ जाएगा 344। 344 ही मतलब पूरा राजभाषा आयोग के गठन और नियुक्ति का जो मामला है पूरा 344 ही लग रहा है मेरे को, 344 में। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, देखिए मैं बता दूं आपको, इससे कंफर्म समझ लीजिए कि 355 में राजभाषा आयोग यहाँ पे हुआ, कब हुआ? 355 में हुआ नियुक्ति। तो राजभाषा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी अनुच्छेद 344 के तहत 1955 में हुई, तो 1955 में जो राजभाषा आयोग बना, ठीक है ना, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि राजभाषा आयोग कब बना? 1955। किस अनुच्छेद के उसमें बना? तो 344 के अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति जो अनुच्छेद 344 के तहत हुई है 1955 में, उस राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे स्वर्गीय BG खेर साहब, ठीक है ना। तो ये मैंने जस्ट समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें राजभाषा संबंधी भाग 6 में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 210 है, बी बताया हुआ है। और 210 में आपको याद रिमाइंड करा दूं, 210 वही अनुच्छेद है जिसमें विधानमंडल में लोग जो आपकी स्टेट की जो राजभाषा है, या हिंदी या अंग्रेजी में काम किया जाए, वो निर्धारित किया जाएगा। 210 ये है, और 100 जो है 20 जो है वो पार्लियामेंट में किस भाषा में काम होगा, हिंदी इंग्लिश में। तो ये जस्ट मैं रिपीट किया आपको याद कराने के लिए थोड़ा सा। 47 है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति, तो इसके आंसर आएंगे पंडित स्वर्गीय पंडित गोविंद गोविंद वल्लभ पंत जी थे प्रथम अध्यक्ष राजभाषा आयोग के। सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति, राजभाषा आयोग के तो ये थे हमारे खेर साहब, BG खेर साहब राजभाषा आयोग के। लेकिन उसकी जो राजभाषा आयोग की जो ये राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था 1955 में, इन्होंने जो सिफारिशें दी थी, ऑब्वियसली आयोग गठित क्या सिफारिश थे, तो वो सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति जो अध्यक्ष थे वो स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत थे। 1976 में, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन से? तो 1976 में जो राजभाषा समिति गठित हुई उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय ओम मेहता। किस वर्ष संसदीय समिति राजभाषा समिति का गठन किया है? तो ये जो अध्यक्ष थे यहाँ पर 76 के, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली सर यहाँ लिखा हुआ ही क्वेश्चन 76 में, तो ये आंसर यहाँ आ गया। तो संसदीय राजभाषा समिति जो थी हमारे पहली बार हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो गठित हुई वो 1976 में हुई थी, और उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय ओम मेहरा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), मैंने वही बताया धारा 3(3) जिसमें द्विभाषी होने चाहिए आपके कागजात जो है,
द्विभाषी तैयार करने के लिए कौन सा दस्तावेज नहीं? इसमें द्विभाषी के लिए बताया कौन कौन सा, जैसे मैंने बताया था, संकल्प, सामान्य आदेश, परिपत्र, मेमोरेंडम जो भी थे, संसद के दोनों सदनों में पेश होने वाले कागजात, वो सब जो द्विभाषी, उसमें बताया कौन सा नहीं आता 3 दिन में। तो इसमें आरक्षण चार्ट नहीं आता है 50 नंबर में। 51 राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये संशोधित हुआ था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? ये हुआ 1987 में। तो 63 जो संशोधित हुआ 2 साल बाद ही हो गया, 1967 में, सॉरी 4 साल बाद हो गया। और ये इसको टाइम लगा 11 साल, जो भी रीजन रहा। तो ये 1987 में संशोधित हुआ। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? जो है आदेशों का, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंप दिया, विधि मंत्रालय, सॉरी लीगल है ये विधि, तो विधि मंत्रालय को सौंप दिया है। जो क्योंकि विधि लीगली जो थोड़ा से साउंड होते हैं वो लोग, तो संविधान के अनुसार जो सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों का अनुवाद करने के लिए जो विधि डिपार्टमेंट को सौंपा गया है, क्योंकि वो थोड़ा से लीगली अच्छे साउंड होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे श्री ललित नारायण मिश्र। सर इसका आंसर है। रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के एक पद का सृजन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड में जो हिंदी असिस्टेंट होते हैं, अभी तो हर एक डिवीजन में, मंडल में हेडक्वार्टर होता है, लेकिन पहली बार रेलवे बोर्ड में जो हिंदी सहायक का पद का क्रिएशन हुआ वो है 1952 में। संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां हैं? तो टोटल 3 उप समितियां बताइए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर के जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति में नगर का मेयर ऑप्शन है, नगर का वार्ड काउंसिल, कुलपति और नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय। तो हम लॉजिक देखें, हम राजभाषा तो ये कहने की सरकारी, तो केंद्र सरकार के कार्यालय में जो वरिष्ठतम जो अधिकारी है उनको ही सौंपा गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा, ये मैंने पहले भी जो लास्ट पेपर किया था उसमें बताया हुआ था कि जो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषा है उसमें कौन सी विदेशी भाषा है? तो उसमें एक ही विदेशी भाषा है, नेपाली। इसमें स आंसर हो जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, जैसे मैंने कहा था अध्यक्ष जहां तक बात आती है तो वो सबसे जो मेन अधिकारी होता है, उस मुखिया होता है, उस वही होता है। तो यहाँ पे जब डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का मुख्य मंडल रेल प्रबंधक है, समझाने के लिए बता दिया कि यही इनके अध्यक्ष होंगे। हिंदी के अलावा, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकन हेतु अंग्रेजी आशुलिपियों को प्रत्येक माह कितना मानदेय मिलता है? यानी कि जो स्टेनोग्राफर होते हैं अंग्रेजियों के आशुलिपिक, अंग्रेजी वाले, तो अंग्रेजी है तो अगर हिंदी का भी अगर वो करते हैं तो उसको एडिशनल क्या बेनिफिट मिलता है? तो उनको है इसमें 240 रुपये मिलता है, और मिलता है उसको। इसी प्रकार हिंदी के अलावा जो अंग्रेजी में जो टाइपिंग करते हैं, टाइपिस्ट जो होते हैं, अंग्रेजी टाइपिस्ट, उनको कितना मानदेय मिलता है? तो उनको 160 रुपये मिलता है। तो अगर जो आशुलिपिक होते हैं अंग्रेजी वाले, अगर उनको इन एडिशन अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी अगर करते हैं तो उनको 240 रुपये मिलते हैं। और अंग्रेजी टाइपिस्ट होते हैं वो हिंदी की टाइपिंग भी करते हैं तो उनको 160 रुपये मिलता है। 63 है, हिंदी कार्यशाला में 75 मिनट की अवधि के लिए व्याख्यान देने के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारी को कितना मानदेय मिलता है? 75 के व्याख्यान के लिए उसमें 500 रुपये दिया जाता है। जो भी सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्याख्यान देते हैं वो लेक्चर देने के लिए, तो उनको 500 रुपये दिया जाता है। 65 विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं? जैसे भी आप भी हिंदी का ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि आपके एग्जाम में कितने परसेंट क्वेश्चन जो है हिंदी के आएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10% इसमें आते हैं। 66 किसी कर्मचारी को हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देने के लिए प्रति माह कितने रुपए का विशेष बताता है? जो हमारे ऑफिस में जो हम लोग काम करते हैं, तो कुछ लोग, किसी कर्मचारी कहीं हिंदी के नहीं है, लोग वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो अगर एडिशनल हिंदी पुस्तकालय यहाँ पर है तो उसको जो काम देखना है हिंदी पुस्तकालय जो भी है, तो उसके लिए एडिशनल वर्क हो गया, तो उसके लिए जो प्रतिमा जो भत्ता दिया जाता है वो होता है 1000 रुपये पर माह। तो 1000 रुपये मिलता है उनको। किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? हमारा ये राजभाषा नियम का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, नियम। उस नियम, आप राजभाषा नियम पढ़ोगे तो उसमें एक नियम है जिसमें आप उस नियम के तहत अगर कोई दस्तावेज जो है विधिक या तकनीकी है, टेक्निकली या लीगल टाइप का है, तो उसको आप हिंदी में मांग सकते हैं। तो इसमें ब सही हो जाएगा। 68 है, हमारे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा राजभाषा नियम 1976 से किस नियम के अंतर्गत है? किसी भी कर्मचारी को प्रवीणता प्राप्त कब मानेंगे?
ये राजभाषा नियम में बताया हुआ है। उस नियम के तहत, तो नियम है हमारा नियम 9। नियम 9 के तहत बताया गया है प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसको माना जाएगा। इसी प्रकार कार्य साधक प्राप्त की जो परिभाषा है वो नियम 10 में दी हुई है। तो प्रवीणता जो है उसकी परिभाषा है कि किसको प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा, वो नियम 9 है। और किसको कार्य साधक प्राप्त ज्ञान माना जाएगा, किस कर्मचारी को, जो परिभाषा दी है वो नियम 10 में दी गई। 70 राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा नियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो ये जनरल लास्ट में आएगा। हिंदी जो राजभाषा नियम पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी बातें किए करते 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 बिल्कुल लास्ट में जब आएंगे तो वो तो उसका हेड को बताया। तो मुझे याद नहीं ज्यादा, मैं बताता हूँ, शायद तो नियम 12 ही इसका हाईएस्ट है। जो लास्ट में जस्ट हिंट के लिए बता रहा हूँ कि जो प्रशासनिक प्रधान का जो होता है, कोई भी प्रशासनिक प्रधान होता है डिवीजन में से, डीआरएम में कोई भी ऑफिस है, तो उसका ये दायित्व होता है कि वो राजभाषा नियम जो 76 है उसकी अनुपालना, मतलब बकायदा उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको इंश्योर करें कि राजभाषा जो नियम है वो फॉलो हो रहे हैं। तो नियम 12 के तहत है ये। 71 है रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यवाही समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं। रेलवे बोर्ड में राजभाषा कार्य समिति सदस्य जो होंगे वो होंगे निदेशक राजभाषा। ये मैं बता दूं आपको। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये देखिए सदस्य की बात हुई, अध्यक्ष मैंने हमेशा बताया कि अध्यक्ष मतलब उस क्षेत्र का प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं प्रधान कौन है, संयुक्त निदेशक, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, निदेशक राजभाषा, यूनिवर्सिटी कोई नहीं। तो ये अध्यक्ष जो हो गए वो प्रधान हो गए, तो ऑब्वियसली कोई भी समिति का जो अध्यक्ष होगा राजभाषा कनेक्शन वो वहाँ का चीफ हो जाएगा। तो ये अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्य समिति। मंडल कार्य है तो डीआरएम हो जाएंगे। हेडक्वार्टर में मुख्यालय है तो जीएम साहब हो जाएंगे। तो ये जो समझने की बता रहा हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन केरल की राजभाषा है। तो केरल की राजभाषा जो है मलयालम है। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम की राजभाषा जो है वो बताया है, अंग्रेजी है सिक्किम की राजभाषा। त्रिपुरा की राजभाषा जो है हमारा बांग्ला एंड कोक बोरोक, ये बताया है त्रिपुरा की राजभाषा। गोवा की राजभाषा बताया है कोंकणी होती है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा जो है हमारा अंग्रेजी है। ये थोड़ा सा आपको रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो है वो बता दूं आपको, किसी जमाने में आंसर इसका अलग हुआ करता था, तेलुगु हुआ करता था। अभी आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो है, आजकल जो क्वेश्चन पूछाते हैं एक और 4, 1 और 2, 2 और 3, इस तरह के कुछ पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, या और 2 आपका सही हो जाएगा। 79 है रेलवे बोर्ड द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को दिए जाने वाले रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार की राशि कितनी है। तो ये राशि है हमारी 8,000 रुपया। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड है उसके ऊपर के अधिकारी को दिया जाना है। बता दूं आपको, जो है क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो अवार्ड देते हैं तो वो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एसएजी ग्रेड में आपको हो गया हो जाएंगे, जो उनको जो मिलता है वो 8,000 रुपये मिलता है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार। रेल कर्मियों की काव्य क्षेत्र में साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले मैत्री शरण गुप्त के द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है। तो ये हमारे 20,000 रुपये हो जाएंगे इसमें। रेल कर्मियों की कथा, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार की तृतीय पुरस्कार की राशि। तो राशि मैं बता दूं आपको, मैथिली शरण गुप्त की द्वितीय राशि का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी है सारे पढ़ने हैं। सिमिलरली आपको मुंशी प्रेमचंद के भी जो पुरस्कार है इसमें थर्ड है, तो थर्ड का मैं 7,000 आंसर बता दूं आपको, बाजू में आंसर लिखे हुए हैं। लेकिन आपको सारे जो है आंसर याद करने हैं, सारे पुरस्कार, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 82 रेलवे बोर्ड द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी को दिए जाने वाले राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार की राशि कितनी है। ये कनिष्ठ जूनियर, कनिष्ठ का मतलब जूनियर स्केल, जो कनिष्ठ है जेजी हो गई है, ये एसएजी से ऊपर था से पहले, ये जेजी होंगे। यहाँ जो पुरस्कार की जो राशि है वो 3,000 रुपये है। केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त सहित को हिंदी की मौलिक पुस्तक लिखने के लिए दिए जाने वाले जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है, तो जो कोई भी रेल कर्मचारी है या सेवानिवृत्त इवन रिटायर हो गया है वो हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखता है तो उसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो है 1,00,000 रुपया। ठीक है, राजभाषा गौरव पुरस्कार बोलते हैं इसको। और 84 क्वेश्चन है संघ की राजभाषा संविधान के किस भाग में है। ये बताया समय वो, जैसे मैंने बताया भाग 17 आ जाए, फिर एक बार 17 आ गया है तो जरा ध्यान रखिए। 17 आपको याद नहीं किया आपको तो फिर खतरा हो सकता है हिंदी में मार्क्स आपको लाने में। तो आप खतरे और 17 में आप समझ लीजिए कि आपको खतरा नहीं उठाना है।
राजभाषा संबंधित भाग अगर संविधान में कोई भाग बोल रहा है तो आपको 17 पे टिक मारना है। क्षेत्रीय रेल स्तर पर रेल हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए द्वितीय पुरस्कार की राशि। क्षेत्रीय रेल स्तर पर जोनल लेवल पे जो होते हैं हमारे हिंदी टिप्पण और प्रारूप आलेखन प्रतियोगिता के लिए सेकंड प्राइज जो है इसमें 1600 रुपये है। इसमें भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पढ़ना होगा। मेरे पास अभी ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में परसों के एग्जाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्प हो पाए। कभी टाइम मिला तो मैं आपको डिटेल में इसमें वीडियो बनाऊंगा आपको। 86 से सर्वाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? तो पहला है राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना, सामूहिक पुरस्कार योजना, रेल मंत्री पुरस्कार योजना और इनमें से कोई नहीं। तो पहला है राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना। रेलवे में सर्वाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जो योजना है वो है राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार होती है? तो बता दो, जो हमारे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने प्रबोध प्रयाग प्रवीण जो बात की थी, तो जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो परीक्षाएं वो कितनी बार ली जाएगी? तो साल में 2 बार ली जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जरा देख लीजिए इसको। जो परीक्षाएं ली जाती है आपकी, जो प्रबोध प्राज्ञ प्रवीण और सॉरी प्रबोध सबसे कम आएगा, उसके बाद प्रवीण आएगा, फिर प्राज्ञ आएगा, फिर पारंगत आएगा। तो ये परीक्षाएं जो होगी वो वर्ष में 2 बार ली जाएगी। 88वें वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, इसमें से कोई नहीं है बताया। इसका आंसर राइट साइड में लिखा हुआ है, 21 दिसंबर 1961 को हुई थी। इसमें से कोई डेट है नहीं। आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए तो ये 21 दिसंबर 1960। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये हमारा है 71 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। तो नेपाली से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है ये 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें बाकी 22 टोटल 22 होगी इसके बाद। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को संविधान के किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में? तो नेपाली के लिए तो 71 था, नेपाली कोंकणी के लिए। बोडो संथाली का जो था वो है आपका 92 संशोधन हुआ है। तो ये याद रख लीजिए, 71 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी था और 92 में जो है आपके बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करनी है? ये मैं बताया था आपको, ये नियम 9 है। और क्वेश्चन 92 है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार कर्मचारी को हिंदी में कार्यशाला ज्ञान समझा जाती है? मैं शायद रिपीट होगा क्वेश्चन, मुझे लगता है पहले बता चुका हूँ। प्रवीणता वाला क्वेश्चन नियम 9 था और राजभाषा में कार्यशाला ज्ञान वाला नियम 10 में आया था। हिंदी के भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना संविधान के किस अनुच्छेद की है? तो हिंदी का जो फ्यूचर में एक कल्पना की संविधान सभा ने की, फ्यूचर कल्पना, वो किस अनुच्छेद में की? इन फ्यूचर किस तरह का उसका विकास होगा हिंदी का, उसके कंसर्न में। तो इसका जो है अनुच्छेद 351 है। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को। अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र किस विदेश क्षेत्र में आता है? किस अंडमान निकोबार जो होते हैं वो कब में आते हैं? ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा अब तक तो। दादर नगर हवेली हवेली संघ शासित क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आपको ख में आता है। चंडीगढ़ जो है आपका किस क्षेत्र में आता है? ये ख क्षेत्र में आता है। तेलंगाना चूंकि साउथ में है तो ग में आता है। ये इसको बताने की आपको मालूम समझ में आ गया। आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु तो खैर आता ही नहीं, क्षेत्र हमारे इस पे लागू नहीं होता है। साउथ की जितने भी हैं आपको मैक्सिमम ग क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषा थी? जैसे 8वीं अनुसूची जब बनी थी संविधान की और उसमें जो भाषाएं डाली गई थी, उसमें तब कितनी भाषाएं थी? तो तब हमारे पास आंसर जो है 14 थी। तो 14 के बाद चूंकि अभी 8 22 हो गई है, तो उसके बाद टोटल 8 भाषा वही डाली और अभी आज की तारीख में 22 भाषा है, जिसमें एक विदेशी है, वो है नेपाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14वें नंबर पे कौन सी भाषा है? मतलब जब 14 भाषाएं डाली तो आखिरी भाषा कौन सी थी? वो उर्दू थी। तो इस तरह मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि एक हिंदी के ऊपर भी छोटा सा लिया। मैंने एक नवनीत जी से मदद ली थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर में अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है एक छोटी सी मदद मैंने आपको और की। कैसा लगा ये हिंदी का? मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसमें हिंदी में जैसे मैंने कहा कि अभी मैं गया नहीं हूँ, तो जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला उसमें ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई। प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लगा, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कीजिए और चाहें बाकी लोग भी कि उनको भी फायदा हो
मेरी जानकारी का, तो प्लीज़ उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद और सबको एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ एक बार फिर।